chapter is the glorious India beginning to 1206 AD। शुरू से 1206 AD तक ये जो चैप्टर है इसमें हम इस कार्यकाल, इस पीरियड को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड मीन्स शुरुआत से ही द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया हैज़ बीन प्रेस्टिजियस। हमारे भारत का जो हिस्ट्री है एंड कल्चर है वो कैसा रहा है? प्रेस्टिजियस रहा है, बहुत ही प्रतिष्ठित, शानदार। इंडिया वॉज नोन एज वर्ल्ड गुरु। भारत को किस नाम से जाना जाता था? विश्व गुरु के नाम से। एंड द गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। एक्सेप्टिंग द वर्ड एज फैमिली, और पूरे वर्ड को एक फैमिली के रूप में। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर थी। एंड प्रेइंग फॉर द वेलफेयर एंड गुड हेल्थ ऑफ मैनकाइंड, और मैनकाइंड के वेलफेयर मीन्स ह्यूमन बीइंग के लिए वेलफेयर और दयालुता की ऐसी भावना है। लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया आर अवर आइडल्स, ऐसी हमारी विचारधारा थी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सकेवेशन के आधार पे एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, और जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं उनके आधार पे इंडियन कल्चर अपीयर्स टू बी ऑफ यूनिवर्सल नेचर। भारतीय जो संस्कृति है, कल्चर है, वो किस नेचर की थी? यूनिवर्सल। इंडियन रीजन्स अक्रॉस सी वर नोन एज द्वीपांतर, और जो भारतीय रीजन है समुद्र के उस पार किस नाम से जाना जाता था? द्वीपांतर। इंडियन ट्रैवलिंग ऑन पावरफुल शिप्स, और भारतीय कैसे यात्रा करते थे? ऑन पावरफुल शिप्स। एस्टेब्लिश दियर पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्पायर बाई ट्रेवलिंग टू ब्रह्मदेश, सियाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपाइंस, जापान एंड कोरिया। और इन देशों में हम जाके वहाँ अपना पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्पायर स्थापित करते थे। ओके, द पोर्ट्स एंड नवल पावर ऑफ एनिशियंट इंडिया। प्राचीन भारत के जो पोर्ट्स थे एंड उसकी नवल पावर थी वो कैसी थी? वर हाईली डेवलप्ड, उस समय बहुत ही विकसित अवस्था में थी। स्कॉलर्स हैव मेंशन्ड अबाउट शिप्स, कुछ विद्वान हुए हैं उन्होंने शिप्स के बारे में बताया है, मेंशन किया है। सेलिंग इन द वाटर्स ऑफ इंडस रिवर अबाउट 6000 ईयर अगो, उन शिप्स के बारे में जो उस समय सिंधु नदी में 6000 साल पहले चलाए जाते थे। इंडियन ट्रेवल्ड इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वाया वाटरवेज एज वेल एज रोडवेज, और जो भारतीय हैं वो दूसरे देशों को दोनों ही तरीके से जाया करते थे, वाया वाटरवेज एंड वाया रोडवेज। एंड इंट्रोड्यूस इंडियन रिलीजन एंड कल्चर, और वहाँ जाके क्या करते थे? भारतीय रिलीजन जो धर्म है एंड कल्चर, ठीक है, वहाँ के जो रेजिडेंट होते थे डिस्टेंट कंट्रीज के, उनको बताते थे, इंट्रोड्यूस करते थे। दीज करेजियस पीपल प्रोपोगेटेड इंडियन फिलोसॉफी, एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, मिलिट्री साइंस, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक एंड वैदिक ट्रेटाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इन्हीं साहसी लोगों ने हमारे भारत की ये जो कुछ विशेषता थी, ये जो भारत के पास था, जो एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, इन सब चीज़ों को वहाँ जाके प्रोपोगेट किया, फैलाया, बढ़ाया। Thus we notice an extremely developed manifestation of the ancient Indian civilization। इस प्रकार हम नोटिस करते हैं कि जो हमारे भारत का मैनिफेस्टेशन था एनिशियंट इंडिया का, वो ठीक है, सिविलाइजेशन उस समय की कैसी थी? एक्सट्रीमली डेवलप्ड। एनिशियंट इंडिया की भी जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यता बहुत ही विकसित अवस्था में थी। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, civilization and cultures prevalent during the time of the Ramayana and the Mahabharata have been a part of golden period of India। कह रहा है
जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्रेवलेंट ड्यूरिंग द रामायण एंड महाभारत, और वे सिविलाइजेशन जो रामायण और महाभारत के दौरान भी प्रेवलेंट थी, विद्यमान थी, वो भारत का कैसा समय हुआ करता था? गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। द वेदास आर रिगार्डेड एज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, और जो हमारे वेद हैं उनको क्या माना जाता था? एक विश्व कोश, मीन्स ज्ञान का भंडार। द इंड सरस्वती सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की दृष्टि से जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है ये बहुत ही रेस्पेक्टफुल सिविलाइजेशन मानी जाती है। द रामायण एंड द महाभारत have been renowned texts representing the ideals and policies of India। जो प्रसिद्ध विख्यात रामायण एंड महाभारत टेक्स्ट है ये क्या करता है? रिप्रेजेंटिंग द आइडियल्स एंड पॉलिसीज ऑफ इंडिया। ये भारत की जो विचारधारा है, आइडियल्स है, पॉलिसीज है, उनको दर्शाता है, उनको प्रस्तुत करता है। अवर महाजनपद एज हैज़ बीन द आइडियल ऑफ रिपब्लिकन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। और जो महाभारत महाजनपद का समय है, ठीक है, वो कौन सा समय है? रिपब्लिकन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसी विचारधारा है। इसी विचारधारा से ही जो महाजनपद है उनका निर्माण हुआ, उनको बनाया गया। कौन सी विचारधारा? रिपब्लिकन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, गणराज्य एंड संवैधानिक। एक्सिस्टेंस ऑफ वेरियस जनपद इज एविडेंट इन पोस्ट वैदिक पीरियड। बहुत सारे जनपद हैं पोस्ट वैदिक पीरियड में भी पाए गए हैं, उसके कुछ अवशेष भी पाए गए हैं, ठीक है। बाई दिस टाइम आयरन वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। इस समय तक जो आयरन है उसको बहुत अधिक यूज किया जाने लगा था इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार। मीन्स उस समय तक हमने आयरन का, लोहे का यूज करना सीख लिया था। द टेक्निक ऑफ यूजिंग आयरन सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल एंड सच अ रिजल्ट टेंडेंसी ऑफ सेडेंटरी लाइफ सेटलमेंट कंसिडरेटेड इन द सोसाइटी। तो लोहे के आविष्कार ने क्या किया? द टेक्निक ऑफ यूजिंग आयरन को यूज करने की जो कला थी, टेक्निक थी, सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। उसने क्या किया? लोगों के जीवन को बदल दिया, चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। टेंडेंसी ऑफ सेडेंटरी लाइफ, जो घुमंतू जीवन था, उसको सेटलमेंट कंसिडरेट इन द सोसाइटी, उसको स्थिर जीवन में, ठीक है, और सामाजिक जीवन में। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द डिक्लाइन ऑफ द एनिशियंट ट्राइबल सिस्टम एंड स्मॉल जनपद्स वर रिप्लेस्ड बाई लार्ज जनपद्स। ठीक है, जो कृषि, इंडस्ट्रीज और ट्रेड, इसमें जो पारंपरिक पद्धति हुआ करती थी, एनिशियंट ट्राइबल सिस्टम हुआ करता था, वो धीरे धीरे कम होने लगा और जनपद्स वर रिप्लेस्ड बाई लार्ज जनपद्स। और जो छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे वो बड़े बड़े जनपदों में बदलने लगे, कन्वर्टेड होने लगे। विद द एडवेंट ऑफ 6th century BC, जनपद्स वर इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ जनपद्स। 6th century होते होते क्या हो गया? जो जनपद्स थे वो किस में कन्वर्ट होने लगे? महाजनपद्स में। इन द बिगिनिंग ऑफ 6th century की बिगिनिंग्स में सोवरेन रूल्स वाज कंप्लीटली एब्सेंट इन नॉर्थ इंडिया। जो संप्रभुता का शासन था, सॉवरेन रूल था, वो पूर्ण रूप से उत्तर भारत में क्या हो चुका था? एब्सेंट, मीन्स खत्म। इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट। भारत कई सारे स्वतंत्र इंडिपेंडेंट स्टेट में बढ़ चुका था। दीज स्टेट वर लार्जर एंड मोर पावरफुल देन द स्टेट्स ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड। जो पहले वैदिक पीरियड के दौरान स्टेट हुआ करते थे, उन स्टेट्स की अपेक्षा जो ये स्टेट थे अधिक वर लार्जर एंड मोर पावरफुल। इस टाइम के जो स्टेट हैं वो अधिक पावरफुल और बड़े होते थे। महाजनपद पीरियड 600 to 325 BC। Several large and powerful independent states were established during the 6th century BC in North India। बहुत सारे
लार्ज एंड पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर एस्टेब्लिश। ठीक है, कई सारे बड़े बड़े और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य स्थापित किए गए ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BC इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में। दीज स्टेट वर नोन एज द महाजनपद, और इनको किस नाम से जाना जाता था? महाजनपद के नाम से। एज पर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्र निकाय, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्र निकाय, 16 महाजनपद एक्सिस्ट एट दैट टाइम। उस समय कितने महाजनपद विद्यमान थे? 16 अकॉर्डिंग टू बौद्ध टेक्स्ट। और उन्हीं में से कुछ नाम दिए हैं काशी, दीज महाजनपद, एंड कैपिटल काशी, वाराणसी, कुरु, इंद्रप्रस्थ या उसको हस्तिनापुर भी कहते हैं, अंग, चंपा, मगध, राजगृह या ग्रीवराज, विजय, विदेह एंड मिथिला, मल्ल, कुशवटी या कुशिनारा, छेड़ी, शक्तिमिति या सुथिविति, वत्स, कौशाम्बी, कोसला, अयोध्या। डिवाइड इनटू पार्ट्स इन बुद्धिज्म पीरियड, साकेत द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पार्ट। और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें बताया गया है साकेत वाज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पार्ट। जो उत्तरी हिस्से है उसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? साकेत। श्रावस्ती द कैपिटल ऑफ साउदर्न पार्ट, और दक्षिणी हिस्से की कैपिटल क्या हुआ करती थी? श्रावस्ती, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का एक जिला भी है। पंचला कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पंचला, अक्षत्र कैपिटल ऑफ साउदर्न पंचला, कांपिल्य, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा या मेथोरा या सूरसनई, ये सारे नाम हैं। 13 शास्क, पोथन या पटेली, अवंती कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न अवंती उज्जैन, कैपिटल ऑफ साउदर्न अवंती, गांधारा, तक्षशिला एंड कंबोज, जिनको हम राजपुर या हतक भी कहते हैं। Among the above 16 जनपद, ऊपर अभी आपने जो 16 जनपद पढ़े उनके बीच में 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स वर प्रेजेंट। कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के। फर्स्ट वन इज मोनार्की एंड रिपब्लिक। कौन कौन से? मोनार्की एंड रिपब्लिक। कोसला, वत्स, अवंती एंड मगध वर द मोस्ट पावरफुल मोनार्कीज ऑफ दैट टाइम। उस समय के ये जो कोसला, वत्स, अवंती, मगध, ये हैं उस समय के बहुत ही मोस्ट पावरफुल मोनार्कीज हुआ करते थे। सेवरल रिपब्लिक्स आल्सो एक्सिस्टेड इन 6th सेंचुरी BC। बहुत सारे रिपब्लिक्स भी 6th सेंचुरी BC में उस समय हुआ करते थे। मेजर वर साक्याज ऑफ कपिलवस्तु, भागाज ऑफ सुषमगिरी, बुलीस ऑफ अलकप्पा, कलाम्स ऑफ केसापुत्ता, कोलियाज ऑफ रामग्राम, मल्लाज ऑफ कुशिनारा, पवा ऑफ मल्लाज, मौर्याज ऑफ पपिलवान, लिच्छवी ऑफ वैशाली, विदेहाज ऑफ मिथिला। Now we will read about major Mahajanpas of Rajasthan. In Rajasthan, many Janpas emerged with the evolution of Vedic civilization. वैदिक civilization के साथ साथ राजस्थान में भी बहुत सारे महाजनपद इमर्ज हुए। टाइप्स ऑफ पंजाब लाइक मालव, शिबी, अर्जुनायन etc. विच पर फेमस फॉर करेज एंड वेल्लोर। और ये जो आदिवासी ग्रुप हुआ करता था ये कहे के लिए फेमस हुआ करते थे? करेज एंड वेल्लोर। माइग्रेट टू राजस्थान एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीक इन्वेजन। जब ग्रीक आक्रमणकारी आए तो ये सारे कहाँ आ गए? ये आदिवासी माइग्रेटेड टू राजस्थान, ये राजस्थान में आ गए। दस द रूट्स ऑफ जनपद एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वर लेड। इस प्रकार जनपद प्रशासन की जो रूट्स हैं उसकी फाउंडेशन पड़ गई, नींव पड़ गई। ठीक है, और कहाँ पड़ी? लेट डाउन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। महाजनपद की नींव कहाँ से पड़ी? ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। चीफ जनपद ऑफ राजस्थान फॉलोज। राजस्थान के जो मुख्य जनपद हैं वो निम्नवत हैं। फर्स्ट वन इज जंगल। इन द महाभारत पीरियड द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर। महाभारत काल के दौरान वर्तमान समय में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बीकानेर एंड जोधपुर वर नोन एज जंगल देश।
इनको महाभारत काल के दौरान जंगल देश के नाम से जाना जाता था। एट सम प्लेसेस दीज हैव बीन डिस्क्राइब एज कुरु जंगल एंड मद्रेय जंगल। कहीं कहीं इनको कुरु जंगल या मद्रेय जंगल के नाम से भी जाना जाता है। अक्षत्रपुर वॉज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद। इस जनपद की कैपिटल क्या हुआ करती थी? अक्षत्रपुर, विच इज नाउ कॉल्ड नागौर। वर्तमान समय में उसे नागौर के नाम से जानते हैं। द किंग ऑफ बीकानेर ओन्ड जंगल दिस, और बीकानेर का जो राजा था, ठीक है, वो इसका जंगल देश का मालिक हुआ करता था। सो ही कॉल्ड हिमसेल्फ जंगलधर बादशाह, इसलिए वो अपने आप को क्या कहता था? जंगलधर बादशाह। जय जंगलधर बादशाह इज आल्सो इनस्क्राइब्ड इन द रॉयल सिंबल ऑफ बीकानेर स्टेट। बीकानेर स्टेट के कुछ शाही सिंबल है, शाही चिन्ह है, उस पे जय जंगलधर बादशाह भी स्क्राइब किया हुआ है, उकेरा गया है। नेक्स्ट वन इज मत्स्य। द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर वाज कॉल्ड मत्स्य। जयपुर के आसपास का जितना भी एरिया है वर्तमान समय में वो किस नाम से जाना जाता था? मत्स्य महाजनपद के नाम से। मत्स्य महाजनपद। इट्स एक्सपेंस वॉज फ्रॉम द सराउंडिंग हिल्स ऑफ चंबल टू द जंगल रीजन ऑफ रिवर सरस्वती। इसका जो विस्तार है, एक्सपेंस है, वो चंबल्स की हिल्स के आसपास से लेके जंगल रीजन रिवर सरस्वती तक था। अलवर एंड पार्ट्स ऑफ भरतपुर वर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस रीजन। अलवर और भरतपुर का भी कुछ पार्ट इस रीजन में शामिल था। विराटनगर विच इज नोन एज बैराट एट प्रेजेंट। विराटनगर, जिसको वर्तमान समय में बैराट के नाम से जाना जाता है, वॉज इट्स कैपिटल। इसकी क्या हुआ करती थी? कैपिटल, राजधानी हुआ करती थी। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मत्स्य जनपद बिफोर द राइन ऑफ मौर्यन किंग। मत्स्य जनपद की जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है बिफोर द राइन ऑफ मौर्य किंग, मौर्य किंग के सत्तारूढ़ होने से पहले बिंदुसारा इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, उससे पहले की जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो मौर्य किंग बिंदुसारा हुआ है उससे पहले की जानकारी अवेलेबल नहीं है। इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द महाभारत। महाभारत में यह मेंशन किया गया है दैट अ किंग, एक राजा था नेम्ड शहज, रूल्ड द स्टेट ऑफ छेड़ी एंड मत्स्य। उसने छेड़ी और मत्स्य पे शासन किया। इन द बिगिनिंग मत्स्य रिमेंड अ पार्ट ऑफ छेड़ी। शुरू में जो मत्स्य है वो किसका हिस्सा हुआ करता था? छेड़ी का। बट लेटर ऑन इट बिकम अ पार्ट ऑफ द ह्यूज मगध एम्पायर। लेकिन बाद में ये एक बहुत बड़ा मगध एम्पायर बन गया। नेक्स्ट वन इज सूरसेन। दिस महाजनपद वॉज सिचुएटेड इन द मॉडर्न ब्रिज रीजन। जो आधुनिक ब्रिज रीजन है, ये क्षेत्र वहाँ फैला हुआ है। ठीक है, वर्तमान समय में जो ब्रिज क्षेत्र है उस समय इसको हम शूरसेन के नाम से जानते थे। मथुरा वॉज इट्स कैपिटल, और मथुरा क्या हुआ करती थी? इसकी कैपिटल हुआ करती थी। एंशिएंट ग्रीक ऑथर्स, जो प्राचीन ग्रीक ऑथर्स हुए हैं, कॉल्ड दिस स्टेट शूरसनोई। उसको वो क्या कहते थे? शूरसनोई कहते थे। एंड इट्स कैपिटल वाज मेथुरा, और इसकी राजधानी मेथुरा हुआ करती थी। अकॉर्डिंग टू द महाभारता, यदु या यादव डायनेस्टी रूल्ड हेयर। ठीक है, महाभारत के अनुसार जो यदु डायनेस्टी हुई है उसने यहाँ क्या किया है? शासन किया है, राज किया है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ भरतपुर, धौलपुर एंड करौली डिस्ट्रिक्ट। अधिकतर किन क्षेत्रों का हिस्सा वर्तमान समय में? करौली, धौलपुर, भरतपुर केम अंडर शूरसेन जनपद। शूरसेन जनपद के तहत आता था। वसुदेवाज सन लॉर्ड कृष्णा वॉज लिंक विद दिस जनपद। और जो वसुदेव के पुत्र हुए हैं कृष्ण, वो इसी जनपद से जुड़े हुए थे, बिलोंग करते थे। नेक्स्ट वन इज शिवी। शिवपुर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवी जनपद। शिवी जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? शिवपुर। एंड किंग सुशिन हैड डिफीटेड इट लॉन्ग with other tribes in the battle of 10 kings। है ना? तो शिवपुर was the capital of शिवी जनपद। तो शिवी जनपद की कैपिटल क्या थी?
शिवपुर एंड किंग सुसिन हैड डिफीटेड इट अलॉन्ग विद अदर ट्राइब्स इन द बैटल ऑफ 10 किंग्स। और जो राजा सुशिन हुए हैं इन्होंने इसे 10 राजाओं के युद्ध में अन्य जातियों के साथ हराया था। एंशिएंट शिवपुर हैज बीन आइडेंटिफाइड विद अ प्लेस कॉल्ड शोरकोट प्रेजेंट पाकिस्तान। जो इसका एंशिएंट शिवपुर है हैज बीन आइडेंटिफाइड विद द प्लेस कॉल्ड शोरकोट इन पाकिस्तान। वर्तमान समय में जो पाकिस्तान का शोरकोट है, ठीक है, वो प्राचीन शिवपुर हुआ करता था। विद पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, समय के साथ सिवी ट्राइब्स ऑफ साउथ पंजाब बिगेन टू रिसाइड इन मेवाड़। तो जो उस समय दक्षिण पंजाब की सिवी ट्राइब हुआ करती थी, ठीक है, अब वो कहाँ निवास करने लगी थी? रेसाइड इन मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में। नगरी सिचुएटेड नियर चित्तौड़गढ़ वॉज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद। नगरी जो कहाँ सिचुएटेड है? नियर चित्तौड़गढ़ वॉज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद, इस जनपद की कैपिटल राजधानी हुआ करती थी। सीवी कॉइन्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस ऑफ मेवाड़, ठीक है। जो सीवी जनपद है उस समय को कुछ सिक्के पाए गए हैं, कुछ कॉइन्स पाए गए हैं, वेयर वेरियस प्लेसेस ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के अलग अलग प्लेसेस पे। 5 caves edict written in Brahmi script have been excavated from place near मंदसौर। और 5 caves मिली हैं, गुफाएं मिली हैं, edicts written, उस पे edicts लिखे हुए इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में have been excavated from the place near मंदसौर, मंदसौर के पास प्लेस है, वहाँ एक स्थान पाया गया है। From these edicts we come to know about the expansion of CV जनपद from the west to south। और ये जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इससे हम क्या ज्ञात कर पाते हैं कि सीवी जनपद का एक्सपेंशन जो है, विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक था? फ्रॉम वेस्ट टू साउथ ईस्ट, पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक। डिस्पाइट द प्रिवेलेंट रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यद्यपि कौन सा सिस्टम था? रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन। द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ दी जनपद वाज इन द हैंड्स ऑफ अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। लेकिन वास्तव में इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हुआ करती थी ये जनपदों की, किसके हाथ में होती थी? अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, जो अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज हुआ करते थे उनके हाथ में होती थी। द रिप्रेजेंटेटिव्स of these families managed all the administrative affairs as chief of सांथागारा, सांथागार सभा जिसको जनरल असेंबली कहा जाता था, ओके, जनरल असेंबली, सांथागार सभा मीन्स इन्हीं परिवारों के जो प्रतिनिधिकर्ता होते थे और रिप्रेजेंटेटिव होते थे ऑफ दीज फैमिलीज मैनेज ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। तो जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, वो इन्हीं परिवार के लोग देखते थे, ठीक है। और जो सदस्य नियुक्त होते थे जनरल असेंबली के, उस पे इन्हीं के विचार माने जाते थे। द मेंबर ऑफ सांथागार कुड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन ए स्पेसिफिक इशू। और सांथागार के चुने हुए जो सदस्य होते थे, कुछ विशेष मुद्दे होते हैं उस पे, ठीक है, अपने विचार रख सकते थे, कुछ स्पेसिफिक इश्यूज पे एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, ठीक है। जैसे वर्तमान समय में आप MLAs MPs का चुनाव करते हैं और फिर अपने वो विचार हैं वो राज्यसभा या लोकसभा या आपकी विधानसभा में रखते हैं। जस्ट लाइक दिस सांथागार सभा, दिस वॉज कॉल्ड अन्यू विरोध, ठीक है, इसको क्या कहा जाता था? अन्यू विरोध। द टॉपिक्स ऑफ डिस्प्यूट वर वोटेड अपॉन, जो झगड़े के संबंधित विषय होते थे उस पे क्या करा जाता था? वोटिंग, ठीक है। कैसे टॉपिक्स पे? डिस्प्यूट, ठीक है। मल्टी कलर्ड बार्स वर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, और वोटिंग में मल्टी कलर बार्स का यूज किया जाता था, ठीक है। सांथाग्रह वाज अ सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जनपद,
जो सांथागार होता था वो उस समय उस जनपद का सुप्रीम मुख्य ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज वर डिटरमाइंड इन दिस असेंबली। जो स्टेट की नीतियां हैं, स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, उनका निर्धारण डिटरमाइंड होता था इसी सभा में, ठीक है, इन दिस असेंबली। ओके, इन लार्ज रिपब्लिक्स provincial assemblies were also exist apart from central assemblies। जो सेंट्रल असेंबली होती है उसके अलावा कुछ लार्ज रिपब्लिक्स प्रोविंशियल असेंबलीज भी उस समय हुआ करती थी सेंट्रल असेंबली के अलावा। विद टाइम दीज रिपब्लिक्स डिक्लाइन ड्यू टू म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फैक्शंस। समय के साथ साथ ये जो रिपब्लिक्स हुआ करते थे ये डिक्लाइन हो गए, इनका पतन हो गया, ये खत्म हो गए ड्यू टू म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपसी झगड़े के कारण या आपसी फूट के कारण ये क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। टू एन एक्सटेंट द expansionist policies of contemporary monarchies were also responsible for the decline of these republican। ठीक है, जो उस समय के एक्सपोनिस्ट पॉलिसीज हुआ करती थी, ठीक है, विस्तारवादी नीतियां जिनको कहते हैं, ऑन कंटेम्परेरी मोनार्कीज, ठीक है, समकालीन उस समय के जो राजतंत्र हुआ करते थे, मोनार्कीज राजतंत्र की व्यवस्था, वर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ दीज पॉलिसीज रिपब्लिक्स। तो ये जो रिपब्लिक्स इनका डिक्लाइन हो गया, तो इसके लिए और कौन से कारक रेस्पॉन्सिबल थे, एक्सपेनिस्ट पॉलिसीज ऑफ द कंटेम्परेरी मोनार्कीज, ठीक है, ये भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे। दीज आर द महाजनपद ऑल दैट टाइम। नाउ वी विल रीड अबाउट डायनेस्टीज, मौर्य, शुंग, सतवहन, गुप्ता, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूटा, प्रतिहारा, पल्लवा, चालुक्य डायनेस्टी। ये कुछ डायनेस्टीज हैं, इनके बारे में हम अब आगे स्टडी करेंगे। एंड द फर्स्ट वन इज मौर्य डायनेस्टी। वन ऑफ द 16 महाजनपद, जो भी 16 महाजनपद से उन्हीं में से एक, मगध डेवलप्ड इनटू एन एम्पायर। जो 16 महाजनपद से उन्हीं में से एक जनपद जिसको हम मगध जनपद के नाम से जानते थे, ये किसमें विकसित हो गया, डेवलप्ड इनटू एम्पायर, एक साम्राज्य के रूप में। द पीरियड ऑफ हरंक डायनेस्टी, ये कौन सा समय हुआ करता था, हरंक डायनेस्टी का। एंड विद लैप्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, मगध एस्टेब्लिश इट्स कंट्रोल ओवर ऑलमोस्ट इंटायर नॉर्थ इंडिया। समय के साथ साथ मगध ने पूरे उत्तर भारत में अपना कब्जा, अपना नियंत्रण जमा लिया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी की स्थापना कैसे हुई, कैसा इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अराउंड 326 BC, नियर अबाउट 326 BC, अ डेस्पोटिक रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, एक नंद डायनेस्टी का डेस्पोटिक रूलर हुआ। एट दैट टाइम नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज टेरिफाइड बाई अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। और उस समय जो पश्चिमोत्तर हिस्सा था भारत का, वो सिकंदर के इन्वेजन से बहुत ही भयभीत था, ठीक है। द सब्जेक्ट वर सफरिंग फ्रॉम द एट्रोसाइट्स ऑफ दियर किंग। और उस समय की जब प्रजा थी वो इसकी पॉलिसीज से वो सफरिंग फ्रॉम एट्रोसाइट्स ऑफ दियर किंग्स, ठीक है, उसके बैड वर्क से सारी जो प्रजा थी राजा के परेशान। पीपल ऑफ द स्टेट वर डिससेटिस्फाइड विद हिम बिकॉज ऑफ एक्सॉर्बिडेंट टैक्सेस। जो समय पब्लिक थी वो अधिक भार, अधिक कर के कारण भी क्या थी, परेशान थी। इन सच कंडीशन, ऐसी दशाओं में, मगध वॉज इन नीड ऑफ अ पर्सन,
मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी। मगध वॉज इन नीड ऑफ अ पर्सन हु कुड एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स, जो उन समस्याओं को खत्म कर सके, एलिमिनेट कर सके, विच हैड राइजन ड्यू टू फॉरेन इन्वेजन, जो किसके कारण उत्पन्न हो गई थी? फॉरेन इन्वेजन के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण। एंड एस्टेब्लिश द आइडियल्स ऑफ एन पावरफुल एम्परर, और एक पावरफुल एम्परर के रूप में स्थापित हो गई थी। बाई यूनाइटिंग द स्टेट्स, स्टेट्स को यूनाइट करके। सून कौटिल्याज स्टूडेंट, जल्दी ही कौटिल्य का स्टूडेंट हुआ करता था। कौन? चंद्रगुप्त। इमर्ज्ड ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन ऑफ इंडिया, वो भारत के राजनीतिक हॉरिजन पे, मंडल पे प्रकट हुआ। एंड ही एस्टेब्लिश अ न्यू डायनेस्टी, और उसने एक नई डायनेस्टी की स्थापना की, कॉल्ड मौर्य डायनेस्टी। सो वी कैन से हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? देन चंद्रगुप्त मौर्य। वी कैन से चंद्रगुप्त मौर्य was the founder of dynasty. Now we will discuss about Maurya dynasty. The first of all, we will discuss Chandragupta Maurya 322 BC to 298 BC. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इतने समय से इतने समय तक रहा है। So let's start now. With the help of गुरु चाणक्य, अपने गुरु चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त ascend the royal throne, चंद्रगुप्त राजा बना मगध का at the age of 25. Only 25 years की एज में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मगध का राजा बना। हाउ? बाई डिफीटिंग घनानंद, हु वॉज द लास्ट नंद रूलर, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। आंसर इज घनानंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। थ्रू हिज एक्सटेंसिव विक्ट्री कैंपेन, चंद्रगुप्त मौर्य established the first pan India empire. चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अभियान, विजय अभियान की शुरुआत की। एक्सटेंसिव विक्ट्री, बहुत ही अधिक, और एक कैंपेन चलाया, ठीक है, अभियान चलाया। चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर। ठीक है, पहली बार चंद्रगुप्त ने एक अखिल भारतीय पैन इंडिया भारत की स्थापना की। इन 305 BC ही डिफीटेड अ ग्रीक रूरल सेल्यूकस निकोटर। ठीक है, 305 BC में उन्होंने एक ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर को हराया। आफ्टर अ ट्रीटी, एक संधि के बाद, समझौते के बाद, आफ्टर अ ट्रीटी, सेल्यूकस टुक 500 एलिफेंट्स फ्रॉम चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त से सेल्यूकस ने कितने हाथी ले लिए? 500। एंड सरेंडर्ड, और आत्मसमर्पण कर दिया किसका? ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द रीजन इन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडस रिवर टू चंद्रगुप्त। ठीक है, 500 एलिफेंट्स के बदले में क्या क्या दे दिया? ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, रीजन्स इन द वेस्टर्न साइड्स, इंडस रिवर्स, etc. Seleucus also got his daughter Helena married to चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के साथ सेल्यूकस ने अपनी पुत्री, अपनी डॉटर हेलेना का विवाह भी कर दिया। एंड सेंट मेगास्थनीज एज हिज एम्बेसडर इन चंद्रगुप्ताज कोर्ट, और मेगास्थनीज को अपना एम्बेसडर बना के उन्होंने चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान,
पंजाब, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड यमुना, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्या एंड कश्मीर वर इंक्लूडेड इन द ग्रेट किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में ये सारे क्षेत्र इंक्लूड थे, शामिल थे। इट इज एविडेंट फ्रॉम द तमिल ट्रीटी। तमिल ट्रीटी, इट इज एविडेंट फ्रॉम द तमिल ट्रीटाइज अहनानुरु एंड मुरुन्नानुरु। ये तमिल ग्रंथ है, कौन कौन से? अहनानुरु एंड मुरुन्नानुरु, दैट चंद्रगुप्त इन्वेडेड साउथ इंडिया। ये ग्रंथ में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पे भी आक्रमण किया। इन ओल्ड एज ही टुक इनिशिएशन ऑफ जैन रिलीजन। अपनी वृद्धावस्था में उन्होंने क्या किया? ही टुक इनिशिएशन ऑफ जैन रिलीजन। उन्होंने जैन धर्म की क्या ले ली? दीक्षा ले ली फ्रॉम भद्रबाहु गुरु से। इन 298 BC ही डाइड इन श्रवण बेलगोला, मैसूर इन फास्टिंग। और 298 BC में उनकी मृत्यु हो गई। एक नाम है श्रवण बेलगोला, जो मैसूर में है, व्रत उपवास करते हुए, फास्टिंग करते हुए। नेक्स्ट इज बिंदुसारा। 298 BC टू 272 BC तक बिंदुसारा ने शासन किया है, राज्य चलाया। बिंदुसारा वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी, सक्सेसर। हु वाज कॉल्ड अमित्रोचैस बाय ग्रीक ऑथर। उसको ग्रीक ऑथर जो थे वो किस नाम से बुलाते थे? अमित्रोचैस के नाम से। इन द वायु पुराण ही हैज बीन कॉल्ड भद्रसारा एंड इन जैन टेक्स्ट ही हैज बीन कॉल्ड सिंहसेन। उसको वायु पुराण में किस नाम से बुलाया गया है? भद्रसारा के नाम से, और जैन टेक्स्ट में उनको सिंहसेन के नाम से बुलाया गया। ही कॉन्क्वर्ड द डिस्टेंट साउथ इंडियन रीजन एंड इंक्लूडेड देम इन मगध एम्पायर। जो दूर का दक्षिण का क्षेत्र था भारत का, डिस्टेंट साउथ इंडियन, उसको भी अपने क्षेत्र मगध साम्राज्य में मिला लिया। अकॉर्डिंग टू दिव्यावदन, ये क्या है? एंथोलॉजी ऑफ बुद्धिस्ट टेल्स संस्कृत। संस्कृत में लिखी हुई बुद्धिस्ट की टेल्स की एक कंपाइल है। रिवोल्ट टुक प्लेस इन तक्षशिला ड्यूरिंग हिज राइन। जिस समय बिंदुसारा राजा था उस समय तक्षशिला में भी विद्रोह हुआ। एंड टू क्रश दीज रिवोल्ट अर्लियर अशोका एंड देन हिज एल्डर ब्रदर सुसिम वर सेंट। इस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए, दबाने के लिए उन्होंने किसे भेजा? अर्लियर अशोका, पहले तो अशोक को, एंड देन हिज एल्डर ब्रदर सुशील। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ बिंदुसारा, बिंदुसारा के शाही दरबार में ग्रीक रूलर एंटियोकस फर्स्ट, कौन? एंटियोकस फर्स्ट अपॉइंटेड अ पर्सन, एक व्यक्ति को नियुक्त किया। ओके, तो जो ग्रीक स्कॉलर था एंटियोकस फर्स्ट, उसने डाइमचस नाम के एक व्यक्ति को, नेम्ड डाइमचस, एज हिज एम्बेसडर, अपना राजदूत नियुक्त किया। अकॉर्डिंग टू प्लिनी, इजिप्टियन किंग फिलाडेल्फस, प्लिनी के अनुसार जो इजिप्ट का राजा हुआ है फिलाडेल्फस, जिसको टॉलमी द्वितीय भी कहा जाता है, हैड सेंट इजिप्टियन एम्बेसडर, उसने ही भेजा था इजिप्टियन एम्बेसडर डायनिसस को बिंदुसारा के कोर्ट में। नाउ वी विल रीड अबाउट अशोका। 273 BC to 232 BC। According to Jain हेरेसी, जैन अनुसृत या हेरेसी के अनुसार अशोका ऑक्युपाइड मगध रूल। अशोक ने जो मगध का शासन था उसको ऑक्युपाई कर लिया था अगेंस्ट द विशेज ऑफ बिंदुसारा, बिंदुसारा की इच्छा के खिलाफ, विरुद्ध। फ्रॉम मास्की एंड
गुज्जर रिकॉर्ड्स, मास्की और गुज्जर्स के जो रिकॉर्ड है, डिस्कवर्ड फ्रॉम साउदर्न इंडिया, हिज नेम इज फाउंड टू बी अशोका। ठीक है, तो जो कुछ रिकॉर्ड्स पाए गए हैं दक्षिण भारत से, मास्की और गुज्जर, ठीक है, उनमें अशोक का नाम मिलता है। इन द रिकॉर्ड्स अशोका हैज़ बीन एडॉर्न्ड विद टाइटल्स, और इन रिकॉर्ड्स में अशोक को कुछ टाइटल्स दिए गए हैं, कुछ नाम दिए गए हैं, सच एज देवन प्रिया एंड देवन प्रियदर्शी। ठीक है, इन अभिलेखों में उनको कुछ नाम दिए गए हैं, देवन प्रियदर्शी एंड देवन प्रिया। इन उपाधियों से उनको विभूषित किया गया है, नाम दिए गए हैं। अशोका वॉज मैरिड टू प्रिंसेस ऑफ विदिशा, और अशोक की जो शादी है, विवाह है, वो विदिशा की राजकुमारी से हुई, हु गेव बर्थ टू अशोकाज डॉटर संघमित्रा एंड हिज सन महेंद्र, जिसने अशोक के एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा को जन्म दिया। हिज क्वीन कारवाकी इज आल्सो मेंशन्ड इन द रिकॉर्ड इनस्क्राइब्ड बाय अशोका। अशोक के द्वारा जो रिकॉर्ड्स इनस्क्राइब कराए गए हैं, अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए हैं, उनमें उनकी रानी कारवाकी का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, उनको भी मेंशन किया गया है। आफ्टर 7 years ऑफ कोरोनेशन, सत्तारूढ़ होने के 7 साल के बाद, आफ्टर 7 years, अशोका इंक्लूडेड वेरियस रीजन्स ऑफ कश्मीर एंड कोटन इन हिज एम्पायर। अशोक ने क्या किया, कश्मीर की बहुत सारे रीजन्स थे एंड कोटन, उनको क्या कर लिया, अपने एम्पायर में इंक्लूड कर लिया। ड्यूरिंग हिज राइन, अपने शासन के दौरान, अपार्ट फ्रॉम तमिल रीजन, होल इंडिया एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान वर इंक्लूडेड इन मौर्य किंगडम। भारत के साथ साथ अफगानिस्तान का भी एक बहुत बड़ा पार्ट अशोक के साम्राज्य में शामिल था। इन हिज 8 years ऑफ कोरोनेशन, अपने शासन के 8 सालों के दौरान, अशोका इन्वेडेड कलिंग इन 261 BC। अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया 261 BC एंड 1 लाख पीपल डाइड, और उसमें कितने लाख लोग मरे, 1 लाख। ऑन द बेसिस ऑफ हाथी गुम्फा रिकॉर्ड्स, ये हाथी गुम्फा के जो रिकॉर्ड्स हैं, अभिलेख हैं, उनके अनुसार इट इज एस्टिमेटेड, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, दैट एट दैट टाइम नंदराज वॉज द रूलिंग कलिंग, जो नंदराज थे वो कलिंग के राजा हुआ करते थे। अकॉर्डिंग टू हाथी गुम्फा रिकॉर्ड्स, हाथी गुम्फा रिकॉर्ड्स के अनुसार, हु वॉज द रूलर ऑफ द कलिंग व्हेन अशोका अटैक्ड ओवर देयर, नंदराज वॉज द किंग। दिस मास किलिंग डिस्ट्रेस अशोका, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मरा हुआ देख के इससे वो बहुत अधिक विचलित हो गए। एंड एक्सटेंड दैट रिनंशिएट वीपन्स फॉरएवर, और उन्होंने ऐसा डिक्लेरेशन कर दिया कि वो कभी भी फ्यूचर में हथियार नहीं उठाएंगे। धौली और तौसली वॉज मेड द कैपिटल ऑफ कलिंग। धौली, जिसको तौसली भी कहा जाता है, इसको कलिंग की राजधानी बनाया गया अंडर द मगध किंगडम, मगध किंगडम के तहत, अंडर में। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शर्मन, निग्रोध एंड उपागुप्त, अशोका was initiated into Buddhism and adopted धम्मघोष instead of भेरी घोष। ठीक है, तो श्रीमन निग्रोध और उपागुप्त के प्रभाव में आके अशोक was initiated the Buddhism, अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया, बुद्धिज्म, एंड एडॉप्टेड धम्मघोष इंस्टीड ऑफ भेरी घोष, भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष को अडॉप्ट कर लिया। अकॉर्डिंग टू कालाहनाज राजतरंगिनी, अशोका वॉज द वर्शिपर ऑफ शिवा। कालाहनाज और राजतरंगिनी के अनुसार अशोका वॉज द वर्शिपर ऑफ शिवा बिफोर एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले अशोका किसके पुजारी हुआ करते थे, शिवा के। और ये हमें किसमें पता चलता है, राजतरंगिनी और कालाहनाज में। लेटर ऑन ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोगली पुत्र तिस्सा।
बाद में वह गुरु मोगलीपुत्र तिस्स के प्रभाव में आ गए। इन बाराबर हिल्स, बराबर की पहाड़ियों में अशोका बिल्ट 4 केव्स फॉर रेजिडेंट ऑफ आजीविकाज। जो आजीविकाज के रेजिडेंट थे उनके लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया। फॉर एग्जाम्पल सुदामा, चोपार, विश्व झोपड़ी एंड कर्ण। He undertook a religious journey to बोध गया in the 10th year of his coronation। और बाद में वो एक धर्म यात्रा पे भी गए, रिलीजियस जर्नी, और गए कहाँ? बोध गया इन द 10th year of his coronation, अपने सत्तारूढ़ के 10 सालों के बाद। एंड टू लुम्बिनी इन द 20th year of coronation, और अपने शासन के सत्तारूढ़ होने के 20वें साल में कहाँ गए? लुम्बिनी में। इट इज एविडेंट फ्रॉम रोमन दे रिकॉर्ड दैट अशोका हैड रिड्यूस द रेट ऑफ टैक्स। जो टैक्स का रेट था, दर थी, उसको भी क्या कर दिया था? रिड्यूस कर दिया था 1.8 से 1.6। ये हमें कहाँ से पता चलता है? रोमन दे रिकॉर्ड से। चोला, चेरा, पांड्या एंड केरला हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द 4 नेबरिंग डिपेंडेंट स्टेट। इन क्षेत्रों को उस समय स्वतंत्र पड़ोसी क्षेत्रों के रूप में जाना जाता था। स्टेट्स इन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। ठीक है, तो जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें जो 4 स्टेट्स हैं उनको कैसा बताया गया है? इंडिपेंडेंट स्टेट बताया गया है। इन माइनर रॉक एडिक्ट एसोसिएटेड विद हिज कोरोनेशन। जो माइनर रॉक एडिक्ट हैं जो अशोक के कोरोनेशन, राजाभिषेक से संबंधित हैं, उसमें अशोक ने अपने आप को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है। नेक्स्ट वन इज धम्म। अशोका एस्टेब्लिश्ड आइडियल्स फॉर मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। अशोक ने क्या किया? लोगों के मोरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जो भी वर्क किए हैं, दीज आर कॉल्ड धम्म। ओके, ह्यूमन बीइंग के लिए जो उन्होंने मोरल डेवलपमेंट के लिए जो भी एस्टेब्लिशमेंट किए हैं, जिन विचारों का, जिन आदर्शों का ह्यूमन बीइंग के लिए, उन्हीं को क्या कहा गया है? धम्म कहा गया है। डेफिनेशन ऑफ अशोकास धम्म हैज बीन गिव इन द 2nd and 7th रॉक एडिक्ट्स। इनकी जो डेफिनेशन है धम्म की, धम्म की डेफिनेशन जो है वो किसमें बताई गई है? हैज बीन गिवन द 2nd and 7th रॉक एडिक्ट। जो उन्होंने दूसरे और 7वें शिलालेख लिखवाए हैं, स्थल लेख लिखवाए हैं, स्तंभ लेख, ठीक है, उसमें उन्होंने इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया है अबाउट द धम्म। अकॉर्डिंग टू हिम, शनिंग सिंफुल एक्शंस, वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, कंपैशन, चैरिटी, ट्रुथ एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन इज धम्म। उनके अनुसार धम्म क्या है? तो अकॉर्डिंग टू अशोका, व्हाट इज धम्म? शनिंग सिंफुल एक्शंस। आपको क्या करना है? जो सिंफुल एक्शंस है, बैड वर्क है, उनसे दूर रहना है। वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, संसार का कल्याण, विश्व का कल्याण। कंपैशन, दान। चैरिटी, दया। ट्रुथ, सच्चाई एंड प्योरिटी, शुद्धता। ऑफ एक्शन, अगर ये सारे कार्य करते हैं, यही क्या है? धम्म है। द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ फॉलोइंग धम्म इंक्लूड। अगर आपको धम्म को फॉलो करते हैं, अगर आप धम्म को मानते हैं, तो उसके लिए आवश्यक कंडीशंस क्या हैं? एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं? सेंटली नेचर, आपका जो नेचर है कैसा होना चाहिए? साधु स्वभाव का, अकॉर्डिंग टू सेंट्स। परफॉर्मिंग वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, और लोगों की जो कल्याण की भावना है, वर्क है, वो भी करना चाहिए। शनिंग ऑल एविल्स, जितने भी पाप कर्म हैं, बुराइयां हैं, उनसे आपको क्या रहना है? दूर रहना है। गुड बिहेवियर, कंपैशन, चैरिटी, ग्रेटिट्यूड, नॉन वायलेंस, ओबेइंग वंस पेरेंट्स एंड एल्डर्स, रेस्पेक्ट फॉर वंस गुरु, बीइंग चैरिटेबल टुवर्ड्स वंस फ्रेंड, एक्वेंटेंस, रिलेटिव्स, ब्राह्मण्स एंड द नीडी, etc। ठीक है,
अगर आपको धम्म को मानना है तो उसके लिए ये सारी कंडीशंस हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड रॉक एडिक्ट, जो उन्होंने तीसरे शिलालेख लिखवाए हैं, उनके अनुसार देयर वाज आल्सो प्रोविजन ऑफ मॉडरेटली। जो उन्होंने तीसरे शिलालेख लिखवाए हैं उसमें काहे की परंपरा है, मॉडरेटली की, अक्युमुलेटिंग एंड मॉडरेटली स्पेंडिंग मनी। ओके, तो थर्ड शिलालेख में क्या बताया उन्होंने, मॉडरेटली अक्युमुलेशन एंड मॉडरेटली स्पेंडिंग मनी। आपको कम बचत भी करनी है, मॉडरेटली अक्युमुलेटिंग एंड मॉडरेटली स्पेंडिंग, आपको कम बचाना भी है एंड खर्च भी कम करना है। अकॉर्डिंग टू भब्रू रॉक एडिक्ट, भब्रू रॉक एडिक्ट के अनुसार अशोका एक्सप्रेस्ड हिज बिलीफ इन बुद्धाज त्रिरत्न। अशोक अपना विश्वास बुद्ध के द्वारा बताए हुए त्रिरत्न में करते थे, नेमली बुद्ध, धम्म एंड संघ। ठीक है, ये 3 रत्न बताए गए बुद्ध के, इसमें वो विश्वास रखते थे, इसमें उनकी आस्था थी। इन माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ सांची, सांची के जो माइनर रॉक एडिक्ट हैं, लघु स्थल लेख हैं, ये कहाँ हैं, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, वहीं सांची के स्तूप हैं, सांची के रॉक एडिक्ट हैं। एंड सारनाथ, और सारनाथ के जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, और ये सारनाथ कहाँ है, इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। अशोका ऑर्डर्ड द महामत्राज ऑफ कौशाम्बी एंड पाटलिपुत्र। अशोक ने उस समय जो महामत्राज हुआ करते थे, कहाँ के, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी के, उनको ऑर्डर किया, आदेश दिया टू ऑस्ट्रिक्राइज सच भिक्षुज एंड भिक्षुड़ीज हु ट्राइड टू क्रिएट स्किज्म इन द काउंसिल। उनको आदेश दिया कि ऐसे भिक्षु और भिक्षुड़ी, उनको बाहर किया जाए, हटाया जाए। ठीक है, जो इस काउंसिल में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई टू क्रिएट स्किज्म, जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इन द फर्स्ट एडिक्ट्स इट वॉज ऑर्डर्ड दैट नो एनिमल शुड बी किल्ड फॉर एनी यज्ञ। और जो पहले रॉक एडिक्ट्स हैं उसमें बताया गया है किसी भी प्रकार के यज्ञ के लिए किसी भी जानवर की बलि नहीं दी जाएगी, मींस एनी एनिमल शुड नॉट बी किल्ड, किसी भी प्रकार के यज्ञ के लिए किसी भी जानवर की हत्या नहीं की जाएगी। धम्म यात्रा, रिलीजियस ट्रैवल। बिफोर अशोकाज राइन किंग्स यूज्ड टू गो फॉर विहार यात्राज। अशोक के सत्तारूढ़ होने से पहले, उनके शासन से पहले जो राजा होते थे, किंग्स होते थे, वो कहाँ जाया करते थे, विहार की यात्रा पे। और उसमें होता क्या था, ड्यूरिंग विच दे यूज्ड टू किल एनिमल्स। और इस यात्रा के दौरान, विहार यात्रा के दौरान वो क्या करते थे, जानवरों को मारते थे, फॉर देयर इंटरटेनमेंट ओनली, सिर्फ मनोरंजन के लिए। इन प्लेस ऑफ सच टेबल, इन यात्राओं के स्थान पे अशोका अरेंज्ड फॉर धम्म यात्रा। अशोक ने कहा कि व्यवस्था की धम्म यात्रा की, इन विच ट्रेवल वर मेड टू बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज एंड ब्राह्मण्स, श्रमणांस एंड नीडी पीपल वर गिवन गोल्ड इन चैरिटी। ठीक है, तो जो बिहार यात्रा होती थी उसके स्थान पे उन्होंने क्या किया, धम्म यात्रा का प्रावधान किया। और इसमें किया क्या, जो ब्राह्मण्स होते थे, श्रवणाज होते थे, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स होते थे, और जो जरूरतमंद लोग होते थे उनको वो सोना, जो गोल्ड होता है, उसको दान में दिया करते थे। नेक्स्ट वन इज अनुसंधान। ड्यूरिंग अशोकाज राइन, अशोक के शासन के दौरान, इन द स्टेट एम्प्लाइज प्रादेशिकाज, रज्जुकाज एंड युक्ताज वर सेंट ऑन ट्रेवल फॉर प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। जो रज्जुक होते थे, युक्त होते थे, इनको कहाँ भेजा जाता था, धर्म की प्रचार के लिए। ओके,
तो जो रज्जुक और युक्त जिनको प्रत्येक 5 ईयर में, एवरी 5th ईयर में धर्म के प्रचार के लिए भेजा जाता था, इसी को क्या कहा जाता था? दिस वॉज कॉल्ड अनुसंधान। नेक्स्ट इज धम्म महामंत्राज। इन द 13th ईयर ऑफ कोरोनेशन, अपने राजाभिषेक के 13वें साल में अशोका अपॉइंटेड धम्म महामंत्राज। अशोक ने किनकी नियुक्त की? धम्म महामंत्राज की। Whose major responsibility was to propagate religion, जिनकी मुख्य जिम्मेदारी क्या हुआ करती थी? धर्म का प्रचार करना। Among the masses, दूर दूर के क्षेत्रों में, to inspire them for deeds of public welfare, और लोगों को इंस्पायर करना था, जागरूक करना था कि आप लोक कल्याण के लिए वर्क करें। एंड चैरिटी, दान दे, रिलीजिंग प्रिजनर्स फ्रॉम imprisonment or reducing their tenure of punishment, providing financial assistance to their dependents etc. और उन्होंने बताया कि जो कैदी है उनको क्या करें? छोड़ दें, उनको मुक्त कर दें, या उनकी जो सजा है उसको क्या कर दें? कम कर दें। reduce punishment tenure and support financial assistance to their dependents, और उनके जो परिवार के लोग हैं उनको क्या करें? आर्थिक सहायता पहुंचाएं। These were the orders of rock edicts, जिनको हम शिलालेख कहते हैं। अशोका was the first Indian ruler, अशोक पहला भारतीय शासक था। addressed his subjects through edicts, जिन्होंने अपने अभिलेखों को, ठीक है, किसके माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया? रॉक एडिक्ट के थ्रू। ही गॉट इंस्पिरेशन टू डू सो फ्रॉम दारा, और ऐसा करने की उनको प्रेरणा, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? फ्रॉम दारा, डेरियस फर्स्ट। और ये कहाँ का था? दारा द रूलर ऑफ ईरान, ये ईरान का शासक था। और इसी से अशोक को भी पत्थरों पे लिखवाने का आइडिया मिला, प्रेरणा मिली। मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अशोक ने जो भी स्क्रिप्ट, जो भी एडिक्ट्स लिखवाए हैं, कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। शहबाजगढ़ी और मनसेरा के स्क्रिप्ट खरोष्ठी लिपि में है। ऑन वन पिलर ब्रॉड फ्रॉम तोपरा टू दिल्ली, और एक पिलर है जो तोपरा से कहाँ ला गया? दिल्ली। 7 एडिक्ट हैव बीन इंस्क्राइब्ड, ठीक है। इस पे कितने लेख हैं? एक स्तंभ पे 7 लेख इंस्क्राइब्ड हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं। ग्रीक किंग एंटिओचस द्वितीय इज मेंशन्ड इन द 2nd and 3rd एडिक्ट्स, जो ग्रीक राजा हुआ है एंटिओचस, उसके बारे में भी जो 2nd and 3rd एडिक्ट्स हैं उसमें लिखा गया है, उसके बारे में उसमें देखने को मिलता है। जेम्स प्रिंसिप वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सक्सेसफुली इंटरप्रेट द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। जेम्स पर्सन पहला व्यक्ति था जिसको जो अशोक ने लिखवाए हैं रॉक एडिक्ट, उसको उसने पढ़ा, ठीक है। पहली बार जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के एडिक्ट्स को पढ़ा, उसको पढ़ने में सफलता हासिल हुई। इन्फ्लुएंस्ड बाई अशोका, अशोका से प्रभावित होके किंग तिस्सा, एक राजा हुए हैं तिस्सा ऑफ तामपर्नी, ये प्लेस कहाँ है? श्रीलंका। श्रीलंका का तामपर्नी प्लेस है, वहाँ के राजा हुए हैं किंग तिस्सा। इन्होंने क्या किया? एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवनमपिया, इन्होंने भी एक टाइटल अडॉप्ट कर लिया, कौन सा? देवनमपिया, इसकी उपाधि हासिल कर ली। ही आल्सो इन्वाइटेड एम्परर अशोका ऑन द ओकेजन ऑफ हिज 2nd कोरोनेशन, और जब उनका दूसरी बार क्या हो रहा था? राजाभिषेक हो रहा था, तो उन्होंने अशोक को इनवाइट किया। अशोकाज सन महेंद्र कैरीड अ पार्ट ऑफ बोधि वृक्ष, तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को भेजा जो एक बोधि वृक्ष का एक पार्ट लेके गया, एंड अटेंडेड हिज सेरेमनी, और जो उनकी राजाभिषेक की सेरेमनी हो रही थी उसको अटेंड किया। दिस इज रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, ऐसा माना जाता है श्रीलंका में तभी से बुद्धिज्म की शुरुआत हो गई।
आफ्टर रूलिंग फॉर 40 ईयर अशोका डाइड इन 232 BC। 40 साल शासन करने के बाद अशोक की जो डेथ है, मृत्यु है, वो 232 BC में हो गई।